हेलो स्टूडेंट्स। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हमें पढ़ना है बेसिकली नर्स्ट इक्वेशन। देखो, जो नर्स्ट इक्वेशन है वो बेसिकली क्या चीज है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब ये हमने ये पढ़ा था कि हम किसी इलेक्ट्रोड का जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो वो हम कुछ कंडीशंस पर निकालते हैं। कंडीशंस क्या थी? जैसे टेम्परेचर था 298 केल्विन, प्रेशर हो गया 1 atm या 1 बार, और जो कंसंट्रेशन हम लेते थे वो हम लेते थे 1 मोलैरिटी। इन कंडीशंस पर हम जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। और ये कौन सी कंडीशंस हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें या कंसंट्रेशन को चेंज करें या दोनों को चेंज करें तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो इस कंडीशन पे निकालते हैं ना। हम बात कर रहे हैं ई यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस पर निकालते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? ई नॉट, यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे और कंसंट्रेशन चेंज करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा? डिफरेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं? नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली एक इक्वेशन है जो क्या बताती है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया? चलो निकालते कैसे हैं? चलो, हमने कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड कंसीडर कर ली। ठीक है, कोई भी मेटल है तो सबसे पहले उस मेटल की इलेक्ट्रोड को रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा निकालते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की। मान लो कोई मेटल M है जिसपे चार्ज है N पॉजिटिव, इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखो। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो इतनी गेन करेगा ना न्यूट्रल होने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं एज एन एग्जांपल भी यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है जिंक का, तो जिंक को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिडक्शन की फॉर्म में लिखना है। क्या आएगा? Zn2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू Zn। यहाँ पे मेटल हो गया जिंक, N पॉजिटिव जो चार्ज है वो है +2, N इलेक्ट्रॉन्स वही कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो उसने गेन करे हैं। ठीक है, और रिड्यूस हुआ है। तो हम निकालेंगे, हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से और कंसंट्रेशन चेंज करने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। फिर स्टैंडर्ड का तो पता ही है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है यानी एट एनी अदर कंडीशंस, उसी को बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? जल्दी से बताओ। चलो ठीक है, इसके बाद हमें इसमें क्या करना है? इसके बाद हमें इसमें अप्लाई करनी है नर्स्ट इक्वेशन। देखो भाई, ऑन अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलती है कि इस इलेक्ट्रोड का, इस मेटल के इलेक्ट्रोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है एट एनी अदर कंडीशन, वो हम कैसे निकालेंगे? इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से एक वैल्यू हम माइनस करते हैं RT/NF ln ऑफ मेटल की कंसंट्रेशन बाय मेटल आयन की कंसंट्रेशन। इस इक्वेशन को हम नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें किसी अदर कंडीशंस पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उसी इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से ये वैल्यू माइनस करते हैं, -RT/NF ln ऑफ मेटल M बाय मेटल M, मेटल आयन की कंसंट्रेशन। देखो भाई, यहाँ पे ये तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट दैट टेम्परेचर एंड एट गिवन कंसंट्रेशन। ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। R हो गया गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी। T हो गया टेम्परेचर जो गिवन होगा। N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और F हो गया फैराडे। ये है मेटल की कंसंट्रेशन और ये है मेटल आयन की कंसंट्रेशन। अच्छा, अब आगे देखो, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं भाई? E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल विल बी इक्वल्स टू उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से।
अच्छा पहले ln को log में कन्वर्ट कर लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी बताओ, 2.303 RT by NF log ऑफ, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 by मेटल आयन की कंसंट्रेशन, बिकॉज फॉर प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इज टेकन एज 1। देखो इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा था ना कि अगर कोई प्योर सॉलिड है, प्योर लिक्विड है, प्योर गैस है, तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं 1। ये सॉलिड था मेटल, ये था एक्वस, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन होगी 1। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, 1 बाय में मेटल आयन की कंसंट्रेशन। और जब ln को, ln है नेचुरल लॉग, ln को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 2.303, तुमने पढ़ा होगा मैथ्स में। तो इस इक्वेशन को मैंने बस इस फॉर्म में लिखा है। ये तो कंसंट्रेशन 1 हो गई क्योंकि लेते ही है, और ln को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। इसको चलो थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सबको? देखो भाई, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, एक तो मैं r की वैल्यू रख रहा हूं, r की वैल्यू तो सबको पता ही होगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। फैराडे, A1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है 96,500 कूलम, एंड टेम्परेचर भी रख रहा हूं मैं यहाँ पे 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो हमें फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसमें हम टेम्परेचर कंसीडर कर रहे हैं 298 केल्विन। कंसंट्रेशन को हम वेरी कराएंगे बस। तो ये वैल्यू, सारी वैल्यूज उठा के आपको इस इक्वेशन में रखनी है। ये इक्वेशन है 1, ठीक है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, जब हम इसमें वैल्यू रख देंगे और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट मेटल एट दैट कंसंट्रेशन विल बी इक्वल्स टू उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कौन सा, रिडक्शन पोटेंशियल में से जब ये वैल्यू रख के सारा सॉल्व कर देंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 0.059 बाय n की वैल्यू नहीं रखी है, ये सारा सॉल्व कर दिया हमने, बाय लॉग ऑफ 1 बाय उस मेटल आयन की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये जो फॉर्मूला है, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे जब हमें किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है अंडर डिफरेंट कंसंट्रेशन, क्लियर। ये एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे पूरे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ईएमएफ। अगर हम एक इलेक्ट्रोड का निकाल सकते हैं तो दूसरी का भी निकाल सकते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल सकता है एट दैट कंडीशन, तो इसका मतलब ईएमएफ भी निकल सकता है। तो सेकंड डेरिवेशन आज हम पढ़ेंगे जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे ईएमएफ। ये क्लियर हो गया सबको? चलो आगे चलते हैं। इसमें ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज करेंगे। देखो अब हम निकालेंगे ईएमएफ एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो ईएमएफ निकालने के लिए तुमने फॉर्मूला पढ़ा ही है, ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, और अगर स्टैंडर्ड ईएमएफ है तो ई नॉट लग जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। तो ईएमएफ निकालने के लिए तो हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा पूरी सेल रिएक्शन का, एक पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो एग्जांपल वही ले लेते हैं, कंसीडर ए रिएक्शन। रिएक्शन तुमने पढ़ी है रिडॉक्स रिएक्शन, क्या थी बताओ, Zn plus Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस के Cu। ये रिडॉक्स रिएक्शन हमने कंसीडर कर ली। इसमें जिंक क्या थी, एनोड, और कॉपर क्या थी, कैथोड, ठीक है। अब मैं फटाफट से यूज कर रहा हूं फॉर जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मैं नॉन इक्वेशन लगा रहा हूं डायरेक्ट, जो हमने भी फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एट एनी कंडीशन कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से
क्या वैल्यू माइनस करनी है अब डायरेक्ट 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाय में जिंक आयन की मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड के लिए मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया एट डिफरेंट कंडीशन यानी डिफरेंट कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर हमने फिर भी 298 केल्विन ही रखा है, कंसेंट्रेशन में वेरी। अब बात करते हैं हम ऐसे कॉपर के लिए लगाएंगे, नर्स इक्वेशन लगाओ भाई। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट डिफरेंट कंडीशन कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला। उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है डायरेक्ट 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाय Cu2 पॉजिटिव आयन की मोलर कंसेंट्रेशन। ये है फॉर्मूला सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ईएमएफ। अब सबको पता है ईएमएफ निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड क्या है, कॉपर, एनोड क्या है, जिंक। तो एक काम कर देते हैं ना, सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो लेफ्ट में से सबट्रैक्ट होगा राइट में से। फटाफट बताओ, ये हो गया E of Cu2 positive give rise to Cu minus K E of Zn2 positive to Zn equals to this minus that। तो ये हो गया E naught Cu2 positive Cu minus K 0.0591 by N log of 1 by Cu2 positive। ठीक है, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के E naught Zn2 positive by Zn और प्लस के 0.059 बाय 1 तक ना लेके n 9 तक ही ले लेना वैल्यू n log ऑफ 1 बाय Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया राइट में से और लेफ्ट में से। माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये क्या बन गया भाई, सिंपल ईएमएफ। स्टैंडर्ड नहीं है, सिंपल ईएमएफ है। अच्छा, दिस माइनस दिस, इनको इकट्ठा कर रहा हूं तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड ईएमएफ ई नॉट सेल। ठीक है, बाकी क्या बचा, एक ये और एक ये। तो इसको पहले लिख रहा हूं मैं प्लस के 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाई Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और माइनस के 0.059 बाई एन लॉग ऑफ 1 बाई Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। मतलब पहले वो लिख लिया, बाद में वो लिख लिया, वो तो एक ही बात है। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं भाई। E सेल इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड ईएफ में से, अब मैंने इसमें कॉमन ले लिया 0.059 बाई n। तो फॉर्मूला क्या बचा, अंदर क्या बचा भाई, लॉग ऑफ 1 बाई Zn2 पॉजिटिव माइनस के लॉग ऑफ 1 बाई Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अब अंदर सॉल्व करना है। ये फॉर्मूला बन गया log m माइनस log n। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या बन गया, log m माइनस log n। और log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है भाई, log ऑफ m बाई n। ये पूरा m है, ये पूरा n है, तो दिस बाय में दिस, तो cu आ जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और E cell is equals to E naught cell प्लस के 0.059 by n। ये फॉर्मूला बन गया log ऑफ m by n ना, तो ये हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव by Zn2 पॉजिटिव। समझ आ गया, m by n, तो Cu ऊपर आ जाएगा, Zn नीचे रहेगा। यहां तक क्लियर है क्या। इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और E cell is equals to E naught cell minus के 0.059 by n log of Zn2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन by Cu2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन लिख सकता हूं। अब तुम सोचोगे कैसे, देखो भाई, ये जो है Cu2 पॉजिटिव by Zn2 पॉजिटिव, ये किसका इनवर्स है, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, इसको मैं इसका देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं, Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव जो है दिस इज इक्वल्स टू Zn2 पॉजिटिव बाय Cu2 पॉजिटिव का इनवर्स। तो यहां पे मैंने ये वैल्यू रख दी। अब इनवर्स का मतलब -1,
और -1 ये फॉर्मूला क्या बन गया, log x की पावर n, ये पूरा x हो गया log x की पावर n, तो पावर आगे आ जाती है आगे, log x की पावर n क्या होता है n log x, तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये रह जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया है कि अगर पूरे सेल का हमें निकालना है तो कैसे निकालना है, स्टैंडर्ड ईएमएफ में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है 0.059 अगेन बाय n log ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बाय कॉपर 2 आयन की कंसंट्रेशन। Zn2 पॉजिटिव किसमें है भाई, प्रोडक्ट में, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो सिंपल, log ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है, कॉपर आयन। ठीक है, ये तो वैसे भी सॉलिड स्टेट में है तो इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी 1। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये है। देखो इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का था, अब ये क्या है पूरे सेल का, तो ये मैंने एक एग्जांपल से तुम्हें बता दिया है। अब सेल में इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकती है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये अप्लाई करना है। समझ आ गया? चलो अब बात करेंगे तीसरा केस, नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, व्हिच इज आल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसको भी ढंग से समझना है। ये हम तीसरा फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि जो नर्स्ट इक्वेशन है उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन कोई ना कोई रिएक्शन ले लो, रिएक्शन हम यही ले लेंगे, Zn plus Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस के Cu। ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। इसका ये टॉपिक क्या है, नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, मैं हेडिंग यहाँ लिख देता हूं, नर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये है थर्ड पार्ट। तो हमने इक्वेशन कंसीडर कर ली है, रिडॉक्स इक्वेशन यही लेंगे हम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम तो हमने क्लास 10 में पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम एक वो स्टेट होती है व्हेन देयर इज नो चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ना तो उसमें कंसंट्रेशन का, ना प्रेशर का, ना टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब एक बार बताओ, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, तो दो हाफ सेल थे, एक में जिंक था एक में कॉपर था। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन चल रही थी जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी और कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन घट रही है। अब जब कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होगा। अब एक की घट रही है एक की बढ़ रही है, मतलब एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा और एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ेगा। फाइनली एक ऐसी स्टेज आती है जब दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है सेम, तो उस दौरान ईएमएफ क्या हो जाएगा सेल का, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। भाई जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन हमने लिया है, कंसंट्रेशन जब एक की घट रही है एक की बढ़ रही है, तो दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी चेंज होता है, वही तो है ना इक्वेशन। और टेम्परेचर पे का भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वो चेंज होती रहेगी, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया सेम, तो ईएमएफ आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे अगर मैं लगाऊं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन पे, ठीक है, अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में लगा रहा हूं, तो क्या लगेगा बताओ, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव will be constant at constant temperature which is Kc। टेम्परेचर हमने ले लिया 298, क्योंकि टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाएगी, इक्विलिब्रियम का साइन नहीं होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम हो जाएगा रेट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, रिएक्टेंट की भी, और दोनों कंसंट्रेशन जो कि कांस्टेंट है उसका रेशियो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन मान लेंगे, सॉलिड स्टेट में तो मान लेंगे ये एक्वस है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है और ये सॉलिड है।
तो फॉर्मूला लगा दिया हमने, केसी आ गया ये, यहां तक आ गया सर में, जल्दी बताओ। ठीक है, अब अगर इसको हम ग्राफिकल मेथड से देखें, चलो ग्राफिकल मेथड से तो अभी थोड़ी देर में देखेंगे, यहां तक आ गया सर में। अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि ई सेल, हम एक फॉर्मूला जो अभी हम ड्राइव करके आए मैं उसको यूज कर रहा हूं अभी। ई सेल इज इक्वल्स टू क्या था, स्टैंडर्ड ईएफ में से वैल्यू माइनस करनी थी 0.0591 बाय एन। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बताओ, लॉग ऑफ Zn2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन बाय Cu2 पॉजिटिव की मोलर कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला भी हमने यूज किया था, ये मान लो इक्वेशन है 1, ये है 2, ये फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी हमने। तुम्हें क्या करना है, बस ये Zn और Cu2 पॉजिटिव की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है, और ई सेल की वैल्यू क्या रखनी है 0। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, पुटिंग दीज वैल्यूज, ये इक्वेशन क्या जाएगी, ई सेल तो 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 1 ना यूज करके 9 तक यूज कर लेना वैल्यू बाय एन लॉग ऑफ केसी। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, और ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू 0.059 बाय एन लॉग केसी। तो ये है फॉर्मूला नंबर 3। ये बेसिकली रिलेशन ही तो है, नस्ट इक्वेशन का ही तो है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसमें क्या है केसी। इस केसी को ही हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। समझ आया? तो कहने का मतलब ये है कि जब कंसंट्रेशन चेंज होगी, जब रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी तो कंसंट्रेशन वेरी करती है, चेंज होती है। कंसंट्रेशन चेंज होने से इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होता है, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दोनों का चेंज होगा, एक का घटेगा एक का बढ़ेगा। तो एक स्टेज, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हो जाएगा सेम, तो उस दौरान जो है ईएमएफ हो जाएगा 0 और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ई सेल की वैल्यू हमने रख दी इस इक्वेशन में, और ये तो था ही केसी, तो एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया हमने। अब बात कर रहा था, इसको ग्राफिकल मेथड में भी देख सकते हैं। भाई मान लो इधर हमने ले लिया रिडक्शन पोटेंशियल, और इधर मैंने क्या ले लिया, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन चल रही है क्या है, तो वही दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, एक का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा एक का ज्यादा होगा, तो एक का रिडक्शन पोटेंशियल घटेगा और दूसरे का बढ़ेगा। ठीक है, मान लो ये है रिडक्शन हाफ पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिख सकते हो आप इसको। वैसे तो है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम रिडक्शन की फॉर्म में ले सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। एक का बढ़ेगा, एक का बढ़ेगा एक का घटेगा। जिस पॉइंट पे आके इनका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सेम हो जाएगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या हो गया, ये वाला सेम, एक का घट रहा था एक का बढ़ रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो रही थी, चेंज। तो ये है इक्वेशन 3, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। सबसे पहला कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं अंडर डिफरेंट कंडीशन का मतलब अगर हम टेम्परेचर चेंज करें और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करें। वैसे टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया है, हमने 298 केल्विन रखा है। वी आर जस्ट चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, पूरे सेल के लिए, और तीसरा है इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम आते हैं इन टर्म्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये टॉपिक हमने क्लास 11th में डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी हमने पढ़ा था, और इलेक्ट्रिकल वर्क हमने पढ़ा था। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी वैसे बता देता हूं, एक वो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू डिक्रीज होने से हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क गिब्स फ्री एनर्जी, वो भी स्टैंडर्ड क्या था, माइनस के NF E नॉट सेल। ये है फॉर्मूला नंबर 4।
ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, और इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, यह है फॉर्मूला नंबर 4, गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो ड्राइव कर सकते हैं, जो हमने ई नॉट सेल अभी निकाला है फॉर्मूला, यहां पर वैल्यू रख दो, तो ये जो गिव्स फ्री एनर्जी है इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस के 2.303 RT log Kc। दिस इज द फॉर्मूला नंबर 5। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा, कुछ नहीं करना, जो ई नोट सेल है वो जो हमने भी निकाला था 0.0591 करके जो हमने निकाला था, उसमें 0.059 वाली वैल्यू ना यूज करके माइनस के RT/NF वाली वैल्यू यूज करके हम सॉल्व कर देंगे, तो इससे ये हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। एक बार इसको निकाल लेना ई नोट सेल की वैल्यू रख के, नहीं निकलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करना है, वैसे तो बहुत ईजी है, तो इससे ड्राइव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल फॉर्मूलेज है 5 जिन पर न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल बिल्कुल डायरेक्ट होगा, बस तुम्हें न्यूमेरिकल्स लर्न करने हैं। एक बार मैं फटाफट से तुम्हें एक क्विक रिवीजन में लिखवा देता हूँ कि फॉर्मूले जो आज हमने पढ़े और जिस पर न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी संभावना सबसे ज्यादा होगी। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना है अंडर डिफरेंट कंडीशन, तो ई कैसे निकालेंगे बताओ, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में से वैल्यू माइनस करनी है 0.059/n log of 1 बाय उस मेटल आयन की मोलर कंसंट्रेशन। ये था फॉर्मूला नंबर 1 सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। पूरे सेल के लिए बताओ, पूरे सेल के लिए ई सेल क्या था, वही उसके स्टैंडर्ड ईएमएफ में से वैल्यू माइनस करनी है 0.059/n, सेम है, लॉग ऑफ क्या था भाई, प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले में एक चीज का तुम्हें और ध्यान रखना है, इनकी पावर जो है वो उनके कोफिशिएंट के इक्वल होगी। कोफिशिएंट, ये ध्यान रखें। ठीक है, वो न्यूमेरिकल कराऊंगा तुम्हें पता लग जाएगा, कोफिशिएंट जो है वो उनकी पावर्स में जाएंगे इस फॉर्मूले में। थर्ड फॉर्मूला क्या था भाई, गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू क्या था भाई, 0.059/n log ऑफ Kc। Kc क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फॉर्मूला नंबर 4 गिव्स फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रिकल वर्क पढ़ा ही है, NF ई नॉट सेल। ठीक है, और फिफ्थ गिव्स फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी हमने, ड्राइव कर लेना उसको, माइनस के 2.303 फॉर्मूला आएगा RT log Kc। तो ये 5 फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को अच्छे तरीके से लर्न कर लो, इसको लिख कर देख लो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बिल्कुल डायरेक्ट है, बस तुम्हें लॉग और एंटी लॉग आना चाहिए निकालना। ठीक है, किसी एक स्पेसिफिक क्लास में हम लॉग और एंटी लॉग को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक यही था हमारा, नर्स इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ, जो कि क्या था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, जिसमें हम इलेक्ट्रोड को डिप कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर का उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो हमने आज की स्टडी करी उसमें टेम्परेचर तो फिर भी हमने 298 केल्विन ही रखा है, लेकिन कंसंट्रेशन अगर वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट। और वो निकालेंगे कैसे, वो इन इक्वेशंस की हेल्प से निकालेंगे। क्लियर है, चलो तो आज यहाँ तक पढ़ लेना इसको। इसके बाद इस चैप्टर में बस कुछ जनरल टॉपिक्स रहते हैं, सेल्स के बारे में अपने पढ़ना है, प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स, और एक छोटा सा टॉपिक होराइजन है जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यही खत्म होती है। ओके।